आज 30 है ना डेट। बात नहीं। चाहे जितना नया मार्कर हो लेकिन ये चलता नहीं है। लास्ट स्टेप क्या था जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, बताइए। लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द वेक्टर, कि कैसे कौन कौन से वेक्टर होते हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था? प्लाज्मिड था ना। और हम लोगों ने प्लाज्मिड का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना के देखा था। कोई आएगा और यहाँ स्ट्रक्चर बना के बताएगा हमको? कौन सा ऐसा बच्चा है? शानिया बनाएगी ना। बताइए क्या करते थे आखिर उसमें, कैसे लाइगेशन और उसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाते थे? थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पहले का। लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है हमारा? प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। और इसमें हमें कट लगाना है। यही तो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का, कि कट लगाना है और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसा हमको जीन चाहिए अपने अनुसार जिस कैरेक्टर के लिए, उस जीन को इंसर्ट करना है ना। तो क्या कट ऐसे हो जाएगा? कैंची से कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए क्या डालना पड़ता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स। एंजाइम को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनकी डिस्कवरी कब हुई थी? ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है 1972 में, है ना। कंफ्यूज मत होना कि 1962 में हुआ था। गलत। बताइए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963। क्यों? क्योंकि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया था 72 में। अरे पहले एंजाइम आएंगे तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, तभी तो बनेगा। आज देखो कितनी शांत क्लास है। और वो सब तुम ही समझाओ थोड़ा उनको। इधर देखिए आप लोग, हमने कल जो प्लाज्मिड पढ़ाया था, जो मैंने कल प्लाज्मिड पढ़ाया था उसमें 2 टाइप के रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थे। पहला कौन सा था? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यहां से यहां तक। और दूसरा था टेट्रा माइसिलिन रेजिस्टेंस जीन। समझ में आया? 2 टाइप्स के। अब ये बताइए कौन सा एंजाइम है जो टेट्रामाइसिलिन पे कट करेगा, कट लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, नाम तो बताइए उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बनाए थे ना, और समझाया भी था। बताइए पीछे सानिया, अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन।
बताइए। बाम H1 यहाँ कट कौन करता था? टेट्रामाइसिलिन पे कौन कट करता था? बाम H1। क्वेश्चन इसी तरह पुटअप होंगे। हाँ, तो मान लो कि हम एक ही एंजाइम से मल्टीपल तो कट कर नहीं सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक हमने कौन सा एंजाइम लिया? बाम H1। तो हमें याद होना चाहिए बाम H1 कहाँ कट करेगा? टेट्रामाइसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर। कौन सा एंजाइम? इसको अंदर लिखते हैं तो फिर सही है। हाँ, बाम H1। हाँ, समझदार तो हो तुम। क्या चीज सही बताओ? अब ये मत कहना कि मैम करके आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी देर हो जाती है कि भूख भूख चली जाती है। हमने तो कुछ खाया ही नहीं ज्यादा, बस 2 पूरियां खाई। देर हो जाती है ना। इधर ध्यान दीजिए, हमने बाम H1 से कट किया। ये लिख भी देते हैं, कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम H1 इंसर्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट। अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे। कट लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, मैंने कट लगाया और इंसर्ट कर दिया। भाई हमने इसको कट किया, सिर्फ ये कट हो गया। इसको तो कोई फर्क नहीं है, ये अपना बना हुआ है जैसा। और इसमें कटने पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो गया। ये हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बना लिया। बात समझ में आई? कौन सा रीजन था? टेट्रामाइसिलिन रेजिस्टेंट जीन। समझ में आया? लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं कि हम उसको कट कर रहे हैं, उसमें जीन डाल रहे हैं। देखते हैं? नहीं देखते भाई। हमने अपना एंजाइम डाल दिया, कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा तो नहीं कटेगा। तो हम कैसे पता लगाते कि हाँ कट लगा कि नहीं? क्योंकि एक इसको होस्ट में डालेंगे, होस्ट की भी जरूरत है ना क्लोन्स बनाने के लिए, क्लोनिंग के लिए। तो हम इसको, इसके लिए मान लो कि हमने कट लगाया, कट लगाया तो एक में, कॉलोनी में बहुत सारे होते हैं, तो एक में इंसर्ट हो गया जीन और एक दूसरा था जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? इंसर्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, इससे 2 कॉपियां बनी, एक में इंसर्ट हुआ, एक में नहीं इंसर्ट हुआ। तो इसको हम क्या, अभी तो नहीं कह सकते, खैर कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट। क्या कहेंगे? इसको हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। बेस्ट एग्जांपल क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। मान लो कि हम 3 तरह की कॉलोनी ई कोलाई को बना लेते हैं। समझ में आया? इसमें मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, एक कॉलोनी में हुई ही नहीं। मतलब ये जो जीन ऑफ, ये जो प्लाज्मिड है ये एक में गया ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। एक में हुआ है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। कौन सा? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। इसको ऐसे ही बना। और एक में हुआ है कैसा? रिकॉम्बिनेंट वाला। ये अभी हम मान के चलते हैं। समझ में आया? नॉन रिकॉम्बिनेंट, इनको क्या कहेंगे हम? ई कोलाई।
नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, बस रिकॉम्बिनेंट लिखेंगे। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन करवाया इकोलाई के अंदर। समझ, इतने स्टेप समझ में आए किसी को? कोई दिक्कत? इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मीडियम क्रिएट करेंगे। अब भाई हमको नहीं पता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं, ऐसा पता हो तो डायरेक्टली कर ले, उठा ले उसको, लेकिन हमको नहीं पता। एक मीडियम लेंगे, और ये सिंगल प्रेजेंट नहीं होती, कॉलोनी में प्रेजेंट होती इकोलाई। हमने एक मीडियम लिया और हमने इन तीनों को उसमें ग्रो करवाया। एक था ये वाला रख लिया, दूसरे में ये रख लिया नॉन रिकॉम्बिनेंट, और तीसरे में रिकॉम्बिनेंट रख लिया हमने। अभी हमको पता नहीं, बस हम मान के चल रहे हैं। समझ में आया? हमने इसमें क्या डाल दिया, एम्फिसिलीन। एम्फिसिलीन डालेंगे तो जिसके पास एम्फिसिलीन रेजिस्टेंट जीन होगा, रेजिस्ट करना, बचना, नहीं तो गल जाएगी ना। इसके पास रेजिस्टेंस जीन है, उससे बचने के लिए अपने पास एक जीन है। जैसे ठंडी से बचने के लिए हम लोगों के पास स्वेटर है, इसी तरह इसके पास बचने के लिए रेजिस्टेंस जीन। तो हमने इसमें पहले क्या डाला, एम्फिसिलीन। समझ में आया? कौन सी बैक्टीरिया की कॉलोनी है जो मर जाएगी, बताइए आप लोग। ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म है, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये रिकॉम्बिनेंट। बताइए, ऑब्वियसली ये मरेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ये प्लाज्मिड गया ही नहीं, और इकोलाई के पास अपना कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। इकोलाई के पास अपना कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होता, अब इसलिए मर जाएगी। मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? और इन दोनों के पास है। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम टेट्रामाइसिलिन मीडियम में अगर इनको रखेंगे तो कौन सी ऐसी कॉलोनी है जो मर जाएगी? ये मर जाएगी, रिकॉम्बिनेंट वाली। क्यों? क्योंकि इसमें कट लग चुका है, और जब उसमें कट लग चुका है वो उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं रह जाती। तो हमको समझ में आ गया, हाँ, जब हमने टेट्रामाइसिलिन डाला तो हमें समझ में आ गया, हाँ ये मर गई, यही वाली थी रिकॉम्बिनेंट। तो हमने उसकी कॉपीज बनाई थी ना, रेप्लिका। ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही बार में मर गई तो अब क्या करें, फिर से क्या बनाए? नहीं, हमने उसकी एक कॉपी बनाई थी, रेप्लिका। उसमें क्या डाला था, टेट्रामाइसिलिन। ये वाली जाएगी मर। ये तो पहले ही मर गई थी, क्योंकि इसके पास तो दोनों रेजिस्टेंट जीन कुछ था ही नहीं। और एम्फिसिलीन में इसलिए बच गई क्योंकि इसके पास ये जो था इसमें कट नहीं लगा था, इसलिए बच गई। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो हमें समझ में आ गया, हाँ यही वाली कॉलोनी थी जो रिकॉम्बिनेंट थी, और हम उसी को ले लेंगे। ये था लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर। एक हेडिंग डालिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें लिखिए, एक पॉइंट है जो कि लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। हाँ, हाँ, इनएक्टिवेशन ऑफ ए, लिखो, इनएक्टिवेशन ऑफ ए जीन ड्यू टू ए फॉरेन इंसर्ट
inactivation of a gene, inactivation of a gene due to a foreign insert, due, due to foreign insert। अब ये कहना क्या चाहता है आप ये देखिए, कहना चाहता है बस वही जो मैंने समझाया है कि जब भी कोई जीन है उसके रेजिस्टेंस जीन में अगर कट लग गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। बस यही समझाना था। जब इस पे बाम H1 ने इस पे क्या किया? कट लगाया और फॉरेन जीन, क्या था? फॉरेन जीन, जब फॉरेन जीन इंसर्ट करवाया गया तो क्या हो जाएगा? ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया? इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे ना ये बहुत टाइम टेकिंग है प्रोसेस, है ना? कितना टाइम लग रहा है उसके बाद। ऐसा कोई शॉर्ट प्रोसेस हो कि जिसमें जल्दी हो जाए थोड़ा सा, है ना? तो हाँ, एनसीईआरटी में वो भी दिया गया कि इससे थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस भी है। उसके लिए हमें कौन सा प्लाज्मिड यूज करना पड़ता है? जिसमें कलर ही प्रोवाइड हो जाएगा और हमें कलर से ही समझ में आ जाएगा हाँ ये वाला रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसके लिए हम लोग प्लाज्मिड यूज करेंगे PuC8। क्या है? PuC8। इरेज कर दें इसको। सब आज संडे को पिकनिक मनाने चले गए हैं क्या? सारे बॉयज, अंकिता नहीं गई केवल ना? कहाँ गए तुम्हारे ये तो दोस्त हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम कह रहे हैं ये सब कहाँ चले गए पिकनिक मनाने? क्या हो रहा? इसको आप लोग समझेंगे। कौन सा प्लाज्मिड है? PuC8। इस प्लाज्मिड में हम इंसर्ट कई टाइप के प्लाज्मिड भी होंगे, कोई सिंगल नहीं, वेक्टर कई तरह के यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर कोई एक वेक्टर नहीं यूज किया जाता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और जो टेट्रामाइसिन है उसकी जगह पर कौन था? लैक जेड जीन। समझ में? लैक जेड जीन। इतनी बात समझ में आई? अब इसको यूज किया जाए, शायद ये थोड़ा सा कम, अब यूज करके देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? हम यहां पर कट करेंगे, अगर हम यहां पर कट करेंगे
और अपने जीन को इंसर्ट करेंगे। और यहां पर हम अपने जीन को इंसर्ट करेंगे, क्या होगा? और ये लैग जेड जीन है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या करता है कि जब एक्स जेल यूज करेंगे, उसमें डालेंगे मीडियम में, तो वो प्रोडक्ट को ब्लू कलर में प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? प्रोडक्ट को ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। जल्दी जल्दी बना रहे हैं। मान लो कि इसमें कट नहीं लगा, आपके इसमें कट नहीं लगा और इसमें कट लग गया, और हमारा जीन हमने इंसर्ट कर दिया इसमें, तो बताइए ये इनएक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना इनएक्टिव। तो क्या ये मतलब एक्स जेल में मीडियम में डालने पर ये वाला बीटा मतलब कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर करेगा, क्योंकि ये तो एक्टिव है, इसमें तो कोई कट नहीं लगा, और ये इनएक्टिव है, ये है इनएक्टिव। जब इनको मीडियम में डालेंगे, जब ऐसे मीडियम में डालेंगे, तब क्या होगा? ऐसे लिख लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट के अंदर इनको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। होस्ट क्या है आप लोगों को पता है? इकोलाई है। उसके बाद इन इकोलाई को एक मीडियम में डालेंगे, तो इसमें से कुछ कॉलोनी ब्लू कलर की दिखाई देने लगी, और कुछ क्या थी? व्हाइट कलर। तो व्हाइट को हम रेड कलर से, बताइए ये जो ब्लू कलर से डिनोट है, ये क्या रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट? ब्लू वाला, हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, क्योंकि ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है। बीटा ये लैग जेड का काम है प्रोड्यूस, लिखे दे रहे हैं, प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बात समझ में आई? बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। तो भाई जब इसमें कट लग गया तो वो प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। और इसमें हमने क्या डाला था? एक्स जेल, एक्स जेल, समझ में आया? कौन सा मीडियम है? एक्स जेल। इतनी बात समझ में आई सबको? और जिसमें ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ था, कुछ आया ही नहीं था, क्या वो सरवाइव करेगी? नहीं, क्या वो तो पहले ही मर जाएगी। तो हमने इसको डिनोट नहीं किया, केवल इन्हीं दोनों को। अब एक हेडिंग डालना है, वेक हाँ, हाँ बना लो आराम से। मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं, समझ समझ के लिख लो, जहां ना समझ में आया पूछ लो तुरंत। समझ में आया? बस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए।
हो गया। हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस लिख लोगे ना? लिखते क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस फेसियंस ए पैथोजन। पैथोजन का मतलब समझ में आ रहा है ना? नहीं है? पैथोजन किसी के ऊपर डिपेंड होना, जैसे कोई भी इंसेक्ट और वो रहते पैथोजेंस होते हैं ना, किसी के ऊपर रहते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो पैथोजन की तरह काम करते हैं, रहते हैं ना, बीमारी क्रॉस करते हैं, जैसे फाइलेरिया हिपैटिका। समझ में आया? पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट डाइकॉट प्लांट्स के अंदर क्या क्या आएंगे बताइए? गेहूं, जो गेहूं होता है व्हीट, वो मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट? डाइकॉट, जिसके सीड्स में डबल डाइकोटिलॉन, हाँ डाइकोटिलिडॉन, डाइकोटिलॉन डाइकोटिल प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो कोट्स में डिवाइड रहता है। मोनोकॉट सिंगल कोट होता है। समझ में आए? डाइकॉट प्लांट्स इज able to deliver a piece of DNA, able to deliver a piece of DNA, piece of DNA known as tDNA, यानी ट्रांसफर DNA, tDNA to transfer normal plant cells, to transform normal plant cells into a tumor and plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals, to produce the chemical required by the pathogen। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेक्टर के रूप में क्या यूज किया जाता है? कौन सा नाम बताइए? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। याद रहेगा नाम? नाम याद रहेगा वेक्टर प्लांट्स। भाई प्लांट, ये जो केस है एनिमल्स के अंदर भी होता है और प्लांट्स के भी अंदर होता है कि नहीं होता है? तो फिर अगली लाइन से लिखो, सिमिलरली रेट्रोवायरसेस, सिमिलरली रेट्रोवायरसेस have also been desired and हाँ
desired and are now used to deliver desirable genes into animal cells. Into animal cells. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector. Ligated into a suitable vector. It is transferred into a bacterial, plant or animal host. Bacterial, plant और एनिमल होस्ट. हाँ, अब अगली हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट. देखो हमने सिंपल तो बता दिया था कि ई कोलाई के अंदर आपको ट्रांसफर करना, तो ऐसे ही चला जाएगा भाई. ई कोलाई की सेल वॉल मेम्ब्रेन है कि नहीं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे डायरेक्टली किसी को भी इंटर होने देगी, नहीं होने देगी. तो हम देखेंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है होस्ट के अंदर. समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट. पहला है हीट शॉक. क्या है पहला? हीट शॉक. मीन्स इस प्रोसेस में होगा क्या, ध्यान से समझिए. ये आपकी ई कोलाई है, ये क्या है? ई कोलाई. और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये हमारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये क्या है? ई कोलाई. और इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसको ट्रांसफर करना है इसके अंदर. तो ये होता है जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, बार बार गिर ही जाता है. हाइड्रोफिलिक. ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है आप लोगों को? हिंदी में क्या कहते हैं? जल निरोगी. मतलब जल को जो लव करता हो और जल से हेट, जैसे तेल, ऑयल, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है. वो मिक्स हो सकता है जल से, पानी से नहीं हो सकता. तो वही कंडीशन. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता, हिंदी का वर्ड याद होगा ना तुम लोगों को?
जल निरोधी, जल समझ में आया? अच्छा, सानिया ठंडी में संडे संडे नहाती होगी ना, है ना? जुम्मा जुम्मा। ये क्या है? ई कोलाई। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक। तो बताइए, एक वाटर से प्यार करता है और ये वाटर से प्यार नहीं करता, तो ये दोनों मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाए। इसकी मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक, मीन्स ये नहीं जाने देगी, किसी को नहीं जाने देगी। तो इसको इसके अंदर इंसर्ट तो करना ही करना, किसी तरह इसके अंदर ट्रांसफर करना ही करना है हम। तो ये क्या करेगा? ये आप कैटायन के साथ इंटैक्ट करेगा। क्या करेगा? कैटायन के साथ। समझ में? हाँ हाँ, जल रहा ही जल। हाँ, ये क्या है? कैटायन है। डीएनए क्या होता है? निगेटिवली चार्ज। डीएनए निगेटिवली चार्ज। जब ये पॉजिटिवली हुआ तो ये कैटायन आयन के साथ, कैल्शियम को तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटर करने दे सकती है ना, तो कैटायन के साथ हमारा डीएनए, ये क्या है हमारा डीएनए, बाइंड हो जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इस प्रोसेस को करने के लिए पहले क्या करेंगे? आइस, पहले ठंडा, फिर हीट जनरेट करेंगे, फिर आइस, आइस हीट और फिर आइस। इस प्रोसेस को, मतलब जैसे कुछ बच्चे होते नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनके पापा क्या करते हैं? समझाते नहीं है, किसी किसी को पीटते हैं, बच्चा पढ़ ले, नहीं तो क्या करेगा? सब्जी बेचेगा चौराहे, यही कहते होंगे ना? कहेंगे वो भी नहीं बेच पाओगे, अगर हिसाब नहीं पता रहेगा वो भी नहीं बेच पाओगे। सेकंड है बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक, पहला था हीट शॉक, दूसरा है बायोलिस्टिक। ये हो गया, दूसरा हेडिंग डालो बायोलिस्टिक। इसकी हिंदी होगी, अभी बता रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स एक गन की तरह है। क्या है? गन की तरह, जिसके माध्यम से इंजेक्शन, देखा होगा गन इंजेक्शन, उसके माध्यम से इंसर्ट करवाया जाता है। और यूज कहाँ होता? प्लांट में। यूज कहाँ होगा? प्लांट में। इसको जीन गन कहते हैं, आल्सो नोन है जीन गन, लिख सकते हैं। यूज्ड फॉर प्लांट, यूज्ड फॉर प्लांट। आगे लिखो गोल्ड, गोल्ड ऑब्लिक टंगस्टन, गोल्ड ऑब्लिक टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए, with DNA is bombarded with high velocity for
bombarded with high velocity for transforming plant cell. अभी आधा घंटा ये तो पता है क्या होता है। दूसरा होगा माइक्रो इंजेक्शन, जिसका यूज एनिमल्स में किया जाता है। इसका यूज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन यूज्ड फॉर एनिमल्स, है ना। यूजिंग माइक्रो नीडल डायरेक्टली, यूजिंग माइक्रो नीडल, यूजिंग माइक्रो नीडल डायरेक्टली recombinant DNA in inserted into nucleus of animal cells, inserted into nucleus of animal cells। वो जो उस दिन आई थी लड़की जिस पे सब लोग हंस दिए थे, वो नहीं आई ना दोबारा। उसको लगा कि न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। अच्छा ये बताइए, आप लोग सच में प्रोसेस समझ में आ गया ना? बताओ, कहीं कुछ पूरा चैप्टर तो तुम्हारा एंड हो गया, कहीं कुछ दिक्कत लगी? नहीं, अभी है, बहुत सारी लेक्चर हैं अभी तो। ये एप्लीकेशन और प्रोसेस अभी इसका वो, हाँ एप्लीकेशन करवाने हैं ना। समझ में आ रही ना, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को टफ लगता है ये चैप्टर। बस यही समझ जाइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, बाकी स्टेप्स तो आप पढ़ लोगे, लेकिन चीजें समझ में आए ना कि कट लगा किसकी वजह से लगा। यही बेसिक से सवाल पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी पूछ सकता है आपको। अगले हेडिंग डालो, कल्चर द होस्ट इन लार्ज अमाउंट। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, खींच ले क्या हम ही? खिंचवाने के लिए तो बैठे हो, बता रहे हो। हम आए जैकेट पहन के आए, रास्ते में इतनी ठंड, मतलब गर्मी लगी कि हम वहीं उतार दिए, स्कूटी में रख दिए, जबकि मैंने ओपन कर रखा था, लेकिन फिर भी गर्मी, पसीना आ गया और लग नहीं रही ठंडी। लिखो, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स, in almost all recombinant, in almost all recombinant
technologies, technologies. The ultimate aim is to produce a desirable protein. प्रोड्यूस लिखा ना, प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन। अगली लाइन से लिखो, द फॉरेन जीन गेट्स the foreign gene gets expressed under appropriate conditions। आज आप लोगों से थोड़ा सा पीछे का पूछ लें, है ना, कि तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं। कंडीशंस पीछे का पूछेंगे, बीच बीच पूछते रहे ना, नहीं तो तुम लोग गायब कर दोगे। कोई ऐसा बच्चा है जो ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में बता सकता है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अपने माइंड में वो डायग्राम इमेजिन करो। पीछे वाले आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ आगे। एक बार में तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? कोई चीजें बार बार कहनी पड़ती हैं। सानिया तुमको ज्यादा ठंडी लग रही? अभी तो शौक लगी थी ना इसको। बॉयज पिकनिक मना रहे हैं आके। चीजें समझ में आई कि नहीं ये बताइए आप लोग। हाँ बताइए, जो हमने क्वेश्चन किया है अभी तक आंसर नहीं आया उसका। आ जाओ। ढूंढो नहीं, आंसर करो जो मैंने पूछा है। इधर उधर देखने लगे। बहुत इजी है, बस वो डायग्राम आप इमेजिन करिए, बस आपको याद आ जाएगा। कुछ याद आया? कुछ याद आया? बीन शेप्ड कुछ याद आया कि नहीं? बस जो फुल मैंने डायग्राम बनाया था बस आप उसको याद कर लो, आप बता दोगे। नहीं याद आया मतलब भूल जाते हो तुम लोग। ये कल क्या होता है? कल कभी आता है? तो फिर और तुम्हें लगा 26 होती है?
तो हमने हड्डियां पूछी, तुम्हारी हड्डियां गिननी है क्या? नहीं भाई, गंदी बात है तुम लोग। भाई उसमें किडनी होती है, यूरेटर होता है, होता कि नहीं, यूरिनरी ब्लेडर होता है जहां कलेक्ट होता है हमारा यूरिन, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। इसमें क्या, बहुत इजी, बस तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, चीजें सब कुछ आप लोगों को पता है। लेकिन कोई भी, हम तो अभी टीचर हैं, हम पूछ रहे हैं, लेकिन बाहर आपसे किसी ने पूछा और आप ऐसे मुंह देखने लगे, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। यही तो सोचेगा, बल्कि आप लोगों को बहुत कुछ आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से पूछ ले। हाँ, बॉडी के पार्ट्स नहीं पूछा, जो ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? यूरिया ऑर्गन है? वो तो स्क्रीटरी प्रोडक्ट है जो स्क्रीट आउट होता है। अच्छा, हम डायग्राम बनाते हैं, अभी आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये बीन शेप्ड, और इसके थ्रू और यहाँ पर कहाँ कलेक्ट होता था, और ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता था। क्या, कितना इजी है। ये क्या है, किडनी, यूरेटर, वन पेयर प्रेजेंट रहता है, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, और ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर, वन यू। हाँ तो हिंदी में बता दो। हिंदी क्या होती है तुमको, मतलब हाँ, एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन कहाँ है, अबव द किडनी। कौन से मतलब हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से? बहुत गिर रहे हैं हमसे, ये जरूर गिरता है, गुस्सा आती है इससे। बताइए। इसके अलावा भी बहुत बुक लेना है घर जाके, डेली जो भी पढ़ाया जाता है, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स आपको कलेक्ट करना है और उसी कॉपी में आगे लिखना है। सब कुछ तो हम लिखवा नहीं देंगे बोर्ड पर, बस बता सकते हैं, समझ में आया? तो आप लोग कलेक्ट करके लिखोगे ना, डेली रिवाइज करो, आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग भूल जाते हो ना यहाँ से जाने के बाद, मौज मस्ती किया बस, क्लास में पढ़े। क्या चीज? अच्छा, कंप्लीट नहीं है तो बुक उठाओ ना, सब कुछ तो तुम्हारे पास अवेलेबल है आपको, है ना? तो आप चीजें बस रिमाइंड करो। मतलब वही तो, आलस, विद्यार्थी को आलस्य करना चाहिए, तो फिर आप लोग आलस्य क्यों करते हो? और आप लोग डेली आओ, ठीक है? जिस दिन से मैंने कहा है उस दिन से आ रहे हो, अच्छी बात, मेरा कहना माने, थैंक यू। नहीं ठीक है, आया करो। और बताइए, किडनी, किडनी किडनी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किडनी? किडनी, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका मेडुलर रीजन और कॉर्टेक्स रीजन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी क्या होगी? नेफ्रॉन, सिंगल यूनिट है ना, नेफ्रॉन से ही मिलकर तो किडनी बनी हुई है।
नेफ्रॉन का कुछ कुछ पार्ट्स मेडुला रीजन में और कुछ कॉर्टेक्स में। वो तो नर्वस सिस्टम है। हाँ, न्यूरॉन को मतलब बोलते हैं। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बस इमेजिन क्या करो ना। एक तो यूट्रस होता है कि नहीं, फैलोपियन ट्यूब होती है, ना, और क्या होती है, ओवरी होते हैं, ओवरी मतलब पेयर्स में प्रेजेंट रहती हैं, फैलोपियन ट्यूब भी पेयर्स में है, दो है ना, और वो यूट्रस सिंगल होता है। उसके बाद नीचे सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना। बेबी कहाँ ग्रो करता है, हाँ, गर्भाशय में, उसको क्या कहेंगे, यूट्रस कहेंगे। इंग्लिश वाला वर्ड तुम रट डालो, यूट्रस। नहीं, सर से बोलो थोड़ा सा इंग्लिश, बाइलैंग्वेज नहीं पढ़ाते क्या? बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, जा। क्या जी? बिल्कुल, हमारी तो हर एक बच्चे की दुआ है। हम सोचते हैं इसमें से एक एक बच्चा नीट क्लियर करे, दुआ भी करते, मेहनत भी करते हैं। बता तो रहे, बिल्कुल कर पाओगे। ऐसा मत समझो कि हम कमजोर है, बस तुम लोग एक अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लो कि हाँ हमको करना है। ये हिंदी इंग्लिश से ना डरो। पंडित होते क्या है ये बताओ? तुमने पंडित की बात सुनी क्यों, उसे पूछा क्यों? बेवकूफी तो तुमने इसी में की, बताइए। और क्या, पढ़िए, आप लोग मेहनत करिए। समझ में आया? 2 मिनट और हो जाए। अब आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है? रिवीजन करना स्टार्ट करिए। हम ऐसे बीच बीच में आप लोगों का, क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट करना ही बहादुरी का काम नहीं होता है। आप लोगों को कितना आता है ये बहादुरी का काम, समझ में आया? चीजें आप लोग पढ़ते चले जा रहे हो, पीछे भूलते चले जाके रिवाइज करना है, समझ में आया? यहाँ से जाओ, 1 घंटा टाइम जरूर दो। 1 घंटा आप दोनों सब्जेक्ट के लिए केवल 1 घंटा दे दिया करें, केमिस्ट्री और इसके लिए 1 घंटा ही दो। आधे घंटे में इसको पढ़ो, बहुत है, मतलब सफिशियंट है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से रिवाइज करो, पॉइंट और मतलब और भी इधर उधर से हर बुकों से पॉइंट क्रिएट करो, उसी नोट्स में लिखते जाओ। ऐसा करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, समझ में आया? किसी बाबा पंडित के कहने से नहीं, अपनी खुद की मेहनत से ही आप क्लियर कर पाओगे, समझ में आया? बाबा से पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं नीट क्लियर कर पाए। आप अगर किसी को कह सकते हैं तो आप ही कर लेते, या फिर आपके बच्चे कर लेते।